सातो को देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाती है, जिस वजह से तो सातो और हिमे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक तभी वहाँ पर उनके पीछे से एक बंदा आने लगता है और बोलता है, तुम लोग परेशान हो हमारे प्रिंसेस की वजह से, लेकिन यही है हमारा प्रिंसेस और उससे और रिंग लेना आसान नहीं होगा। और उसको देखकर सातो बोलता है, लेकिन आप कौन हो? वो बंदा बोलता है, मेरा नाम है जेड लुम्का और मैं इस जगह का किंग हूँ। और जो लड़की अभी यहाँ से भागी है वो है रिंग प्रिंसेस ऑफ पॉइंट, जिसका नाम है नेफ्रिटिस लुम्का और वो मेरी छोटी बहन है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम ही हो वो रिंग किंग, है ना? और इसके अगले पल ही उसकी एक ही इशारे से सातो को चारों तरफ से सोल्जर्स घेर लेते हैं, जो देखकर हिमे और बाकी सब परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं, आखिरकार ये क्या चल रहा है? जेड बोलता है, तुम लोग टेंशन मत करो, क्योंकि रिंग किंग के ऊपर हम कुछ दिनों के लिए नजर रखेंगे। इसके बाद वो लोग तो सातो को जेल में बंद कर देते हैं। सातो बोलता है, क्या मैंने कुछ गलत काम कर दिया है? जेड बोलता है, मेरी बहन नेफ्रिटिस वो थोड़ा सा सेंसिटिव है। जवाब में सातो हाँ बोलता है, जिसके बाद तो जेड गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, मेरी बहन नेफ्रिटिस वो काफी ज्यादा इनोसेंट और काइंड है और वो बहुत ज्यादा भोली भी है। वो अपने बड़े भाई मतलब कि मुझको बहुत ज्यादा प्यार भी करती है, लेकिन इसके बाद भी ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से नेफ्रिटिस इस पैलेस के बाहर एक कदम पर भी नहीं रखी। इसलिए उसका इतना ज्यादा आदत नहीं है आउटसाइडर्स को देखना और मिलने से। और इसके अलावा भी नेफ्रिटिस अभी सिर्फ 54 इयर्स की है, उसके लिए अभी शादी करना बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाएगा। और ये सुनने के बाद तो सातो एकदम शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर जेड बोल रहा होता है, उसके बड़े भाई होने के नाते मुझे उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और हम बस तुम्हें यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रखेंगे ताकि हम तुम्हारे ऊपर नजर रख सके। तुम चिंता मत करो, 80 साल बाद हम तुम्हें रिलीज कर देंगे। ये सुनने के बाद तो मानो सातो को पैरों तले जमीन ही खिसक जाता है। इसके बाद जेड बोलता है, उस वक्त नेफ्रिटिस थोड़ा मैच्योर भी हो जाएगी। और ये बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद तो सातो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बोलता है, मैं इतने समय जिंदा नहीं बच पाऊंगा। दूसरी तरफ जेड बोल रहा होता है, एबेस किंग हो या जो भी हो, जब तक हमारे प्लेस के ऊपर एक गस्ट बैरियर रहेगा तब तक हम हमेशा प्रोटेक्ट रहेंगे। इसलिए हमें इस गस्ट बैरियर का सोर्स मतलब कि रिंग ऑफ वाइन को हमेशा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। दिन अगले सीन में 3 दिन बीत जाता है। सातो का तो परेशानी और भी ज्यादा बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास एक अचानक से एल्फ आ जाती है, जिसे देखकर तो सातो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन वो एल्फ सातो का मुंह बंद करके बोलती है, तुम अपना वॉइस डाउन करो। मुझे पता है कि तुम्हारा मकसद 5 रिंग का कलेक्ट करना है, लेकिन तुम उन 5 रिंग के पावर्स के मदद से क्या क्या करोगे? क्या तुम सच में एबेस किंग को हराओगे या फिर तुम्हारा कोई और मकसद है? सातो बोलता है, मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहती हो। मैं बस यहाँ पर हिमे के लिए आया था और मैं उसके साथ एक खुशी खुशी हैप्पी लाइफ जीना चाहता हूँ। जो सुनकर तो वो एल्फ हंसती है और बोलती है, तुम तो काफी ज्यादा अजीब हो, तुम्हारे पास रिंग किंग का पावर है, फिर भी तुम सिर्फ एक ही लड़की के ऊपर अटके हुए हो और मैं इसको एडमायर करती हूँ। जिसके बाद वो एक वॉल के पास जाकर वहाँ पर एक गुप्त दरवाजा खोल देती है, जो देखकर तो सातो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? जिसमें वो एल्फ बताती है, मैं इस नेशन का एक गार्ड हूँ और तुम हो रिंग किंग, जो कि अकेला सिर्फ उस एबेस किंग का सामना कर पाएगा। जेड को ये पता है, फिर भी उसने तुमको यहाँ पर कैद कर रखा क्योंकि वो गस्ट बैरियर को सुरक्षित रखना चाहता है और ये बैरियर यहाँ के लोगों के लिए एक पिंजरे जैसा है। जिसके बाद सातो उस एल्फ के साथ एक जगह पर जाने लग जाता है और उस जगह पर पहुंचकर तो सातो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर 2 स्टैचू होते हैं जिनके उंगली में द रिंग ऑफ वाइन का रिंग लगा हुआ होता है। साइड से वो एल्फ बता रही होती है कि इसी रिंग को प्रिंसेस नेफ्रिटिस इनहेरिट करने वाली है, लेकिन ठीक तभी वहाँ पर कोई आने लगता है, जिस वजह से वो दोनों एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। और उस चीज को देखकर सातो बोलता है, क्या ये एक जिंदा बॉल है? लेकिन हम देख पाते हैं वो तो कोई बॉल नहीं बल्कि प्रिंसेस नेफ्रिटिस होती है, जो कि कंबल में छुपी हुई थी। जिसके बाद नेफ्रिटिस उन स्टैचूज से बात करने लग जाती है और बोलती है, पापा मम्मा रिंग किंग दूसरी दुनिया से आया है मुझे लेने के लिए, तो फिर अब मैं क्या करूँ? मैं तो इस जगह से बाहर नहीं जा सकती, जैसे कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। नेफ्रिटिस को ऐसे बात करते हुए देखकर सातो बोलता है, क्या ये हमेशा इन स्टैचू से बात करती है? ओ एल बोलती है, स्टैचू शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई है, ये स्टैचू नहीं है बल्कि ये दोनों तो हमारे गार्डियंस थे, जिनका दिल तो मर चुका है लेकिन इनकी बॉडी पत्थर जैसी बन चुकी है और यही दोनों रिंग के पावर की मदद से गस्ट बैरियर को पावर दे रहे हैं और यही दोनों हमारे किंग और क्वीन थे। जो सुनने के बाद तो सातो बहुत ज्यादा शॉक्ड होकर जोर से चिल्ला देता है, जिस वजह से नेफ्रिटिस डर जाती है और बोलती है कि क्या वहाँ पर कौन है? तभी सातो बर्ड जैसा साउंड निकलना शुरू कर देता है ताकि नेफ्रिटिस का ध्यान भट जाए, लेकिन ये देखकर तो वो एल्फ गुस्सा हो जाती है और बोलती है, क्या तुम बेवकूफ हो? इस जगह पर बर्ड्स नहीं है। और उन दोनों को देखकर तो नेफ्रिटिस और भी ज्यादा डर जाती है और बोलती है, क्या तुम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हो? जिसके
बाद उन दोनों को बाहर निकलना ही पड़ता है और रिंकिंग सातो को देखकर तो नेफ्रिटिस बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डर के मारे बेहोश हो जाती है। लेकिन वक्त पर वहाँ पर सातो आकर उसको पकड़ लेता है। ठीक तभी वहाँ पर नेफ्रिटिस को ढूंढते हुए एक सोल्जर वहाँ पर आने लगता है, जिस वजह से सातो और ओएल वहाँ पर नहीं रुकते, वहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। फिर वो सोल्जर जब वहाँ पर आता है तो वो नेफ्रिटिस को वहाँ पर नहीं देख पाता और इसके अगले पल ही वो जेड को इन्फॉर्म कर देता है और बोलता है सर नेफ्रिटिस मिसिंग है। जो सुनने के बाद तो जेड एकदम पागल ही हो जाता है और सभी को नेफ्रिटिस को ढूंढने के लिए इन्फॉर्म कर देता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है मुझे पता था कि ये कौन कर सकता है। दूसरी तरफ हम सातो और नेफ्रिटिस को एक जगह पर देख पाते हैं जहाँ पर कि नेफ्रिटिस अभी भी बेहोश होती है। तभी सातो को एक पास्ट का मोमेंट याद आता है जहाँ पर ओ एल्फ सातो को बोल रही थी अभी प्रिंसेस बेहोश है और तुम्हारे पास सिर्फ यही एक मौका है, जल्दी से अपना मिशन को कंप्लीट कर देना। और फिर ये बोलने के बाद ओ एल्फ तो वहाँ से चली जाती है और फिर प्रेजेंट में सातो तो नेफ्रिटिस की तरफ ही देखकर बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। कुछ देर बाद नेफ्रिटिस की आँख खुलती है और वो अपने सामने सातो को फिर से देखकर डर रही होती है। सातो उसको शांत करने की तो बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन डर के मारे नेफ्रिटिस तो उल्टी कर देती है, जो कि सातो के शर्ट पर और नेफ्रिटिस के ड्रेस पर भी लग जाती है। दूसरी तरफ तो जेड जेल के अंदर सातो को ना देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर वही एल्फ आ जाती है और वो बोलती है जेड और अब कुछ नहीं हो सकता, सातो प्रिंसेस को लेकर भाग गया है। जो सुनकर जेड घबराने लगता है और बोलता है एल्डर आप झूठ बोल रही हो। एल्डर बोलती है जेड अब समय आ गया है कि तुम्हें सच को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। अब से तुम्हारी छोटी बहन तुम्हें और लाइक नहीं करेगी और तुम्हें बड़े भाई बोलकर भी नहीं पुकारेगी। ये सब सुनने के बाद तो मानो जेड का पैर तले जमीन ही खिसक जाता है। दूसरी तरफ हम सातो और नेफ्रिटिस को देख पाते हैं, जिनके कपड़े गंदे होने की वजह से वो लोग कपड़े को धोकर सुखाने के लिए दिए होते हैं और नेफ्रिटिस तो इस वजह से सातो से माफी भी मांग रही होती है। लेकिन वहीं पर जो नेफ्रिटिस है वो तो अपने काम के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है। तभी सातो बोलता है नेफ्रिटिस क्या मैं सच में बहुत ज्यादा डरावना हूँ। नेफ्रिटिस तो डर के मारे बोलती है ये भी कोई पूछने वाली बात है, सच बताऊं तो मैं इस पैलेस के अंदर ही बड़ी हुई हूँ, आज तक मैं इस पैलेस के बाहर नहीं गई, जिस वजह से मैं आउटसाइडर से काफी ज्यादा डरती हूँ। सातो बोलता है मुझे पता है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी स्पेशल नहीं हूँ, मैं तो इस दुनिया से काफी ज्यादा अलग हूँ। उसकी ये बातें सुनकर नेफ्रिटिस काफी ज्यादा क्यूरियस होती है और बोलती है आखिरकार तुम्हारा दुनिया कैसा है, क्या तुम्हारा दुनिया बहुत ज्यादा डरावना जगह है, वहाँ पर ऑर्क्स और गॉब्लिन भरे पड़े हुए हैं या फिर बड़े बड़े खतरनाक ड्रैगन लोगों के ऊपर हमला करते हैं। सातो बोलता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे दुनिया में कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि मेरा दुनिया तो बहुत ज्यादा पीसफुल है। नेफ्रिटिस बोलती है क्या वहाँ पर एल्फ्स भी रहते हैं, और ये पूछने के बाद तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और सातो को कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाती है, जिस वजह से उसका पूरा चंगू मंगू सब कुछ एक्सपोज हो रहा होता है। जो देखकर तो सातो बहुत ही ज्यादा ब्लश करता है और बोलता है कि नहीं मेरे दुनिया में कोई भी एल्फ्स नहीं है। और ये सुनकर तो नेफ्रिटिस दुखी हो जाती है। सातो पूछता है तुम तो मेरी दुनिया में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो, जिसमें नेफ्रिटिस बताने लगती है सच बताओ तो मैं बाहर की दुनिया में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैं आज तक बाहर की दुनिया में तो नहीं गई हूँ, लेकिन मैं बाहर की दुनिया के रिलेटेड काफी सारे बुक्स पढ़ी हूँ और उनको पढ़ के ही मैं बाहर की दुनिया को इमेजिन करती हूँ, जिस वजह से मैं काफी ज्यादा खुश होती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ। लेकिन सच बात तो ये है कि मैं हमेशा से यही पढ़ी थी। ये बहुत ज्यादा अजीब था है ना। जिसके बाद सातो बोलता है मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे पास स्पेशल पावर्स है, बल्कि मैं तो एक लड़की से प्यार करता हूँ। जो सुनकर नेफ्रिटिस को थोड़ा सा खुशी मिलता है और फिर वो सातो का हाथ को पकड़कर बोलती है मैं एक बार तुम्हारे दुनिया में जाना चाहती हूँ। और वो कुछ ज्यादा एक्साइटेड होती है, जिस वजह से उसका टॉवल भी पूरी तरीके से खुल जाता है और वो तो एकदम बिल्कुल नंगी होती है और उसकी वजह से सातो फिर से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है और वो बहुत ज्यादा ब्लश भी करता है। और जैसे नेफ्रिटिस को रियलाइज होता है कि वो पूरी तरीके से नंगी है, तो फिर वो शर्म के मारे एक टॉवल लपेट लेती है। फिर सातो बोलता है मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर तुम्हें बाहर की दुनिया में इतना ही ज्यादा इंटरेस्ट है तो फिर तुम अभी तक यहाँ से भागे क्यों नहीं। जवाब में नेफ्रिटिस कुछ बताने वाली होती है, लेकिन उससे पहले उसका भाई और बाकी सब उनको ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जेड तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। फिर अंदर उनकी आवाज सुनकर सातो और नेफ्रिटिस कपड़े पहनने लगते हैं और तभी सातो बोलता है मैं बस यहाँ पर हिमे के लिए आया था, लेकिन अब मेरा मकसद है सभी रिंग्स को कलेक्ट करना। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता कि तुम मेरे साथ शादी करो, इसलिए तुम अपना डिसीजन खुद ले सकती हो, मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जवाब में नेफ्रिटिस बोलती है मैं अपना बेस्ट दूंगी। अब अगले ही पल वो दोनों बाहर आ जाते हैं और जेड तो सातो को नेफ्रिटिस से दूर रहने के लिए बोलता है, लेकिन तभी नेफ्रिटिस सामने आ जाती है और बोलती है भैया आप रिंकिंग को जैसा समझ रही हो रिंकिंग वैसा नहीं है। जवाब में जेड बोलता है बेवकूफ मत बनो, रिंकिंग ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है, हमारे पेरेंट्स के पास अभी भी और रिंग है, जिस वजह से हमारा पैलेस अभी भी सुरक्षित है। जिसमें नेफ्रिटिस बोलती है लेकिन भैया इससे ये तो नहीं बदलेगा कि कुछ दिन बाद मैं उस रिंग
को इनहेरिट करने वाली हूँ, मैं हमेशा के लिए आपके अंडर प्रोटेक्ट तो नहीं रह सकता। ये सुनने के बाद तो जेड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मेरी बहन, मैं तुम्हारा यहाँ पर सलाह सुनने के लिए नहीं आया। क्या तुम हमारे माता पिता को धोखा देना चाहती हो? ये सब सुनने के बाद तो नेफ्रिटिस भी डरने लगती है। फिर जेड बोलता है, नेफ्रिटिस मेरे पास आओ, और नेफ्रिटिस भी उसके भाई की बात मानती है और वहाँ पर चली जाती है, जिसमें सातो कुछ नहीं कर पाता। और फिर जेड बोलता है, रिंग किंग, अब तो तुम्हें इसका सजा मिलेगा। लेकिन तभी वहाँ पर वो एल्डर एल्फ पहुँच जाती है और बोलती है, जेड ये सब कुछ मैंने किया था। और उनको देखकर जेड बोलता है, मुझे पता नहीं कि आप क्या पाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस बार आपने लिमिट क्रॉस कर दिया है। एल्डर एल्फ बोलती है, तुम रिंग किंग के साथ जैसा बिहेव कर रहे हो इस वजह से तो तुम्हें सजा मिलेगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देनी चाहती हूँ कि मैंने रिंग किंग के ऊपर बहुत समय तक नजर रखा है। जो सुनकर तो जेड घबरा जाता है और बोलता है, ठीक है, इस बार के लिए मैं रिंग किंग को छोड़ देता हूँ, लेकिन इसके बाद से तुम और मेरे बहन के पास नहीं आओगे। जिसके बाद जेड अपनी बहन को लेकर वहाँ से चला जाता है और सातो तो बस वहाँ पर खड़ा रहता है, वो कुछ नहीं कर पाता। दिन अगले सीन में सातो और हिमे एक जगह पर खड़ी होकर बात कर रही थी। हिमे बोलती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। सातो बोलता है, तुम मेरे लिए इतना भी ज्यादा परेशान मत हुआ करो, क्योंकि मुझे कुछ नहीं होगा। हिमे बोलती है, सुनकर अच्छा लगा और ऐसा लगता है कि तुम और प्रिंसेस काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हो। जो सुनकर सातो हंसता है और बोलता है, क्या तुम जेलस फील कर रही हो? ये सुनकर तो हिमे ब्लश करने लगती है और बोलती है, क्या इसमें कोई गलत बात है? और ये सुनकर तो सातो भी ब्लश करता है और बोलता है कि नहीं नहीं, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। ठीक तभी वहाँ पर वो एल्डर एल्फ आ जाती है और वो झुककर उन दोनों को ग्रीट करती है और बोलती है, मैं इस लोमका की सबसे ज्यादा ओल्डर एल्फ हूँ। जिसके बाद सातो बोलता है, क्या नेफ्रिटिस हमेशा के लिए ऐसा ही था एल्डर, या वो अब उसके पैरेंट की वजह से ऐसा है? एल्डर बोलती है, रिंग किंग, मैं चाहती हूँ कि अब तुम सच जानो, आखिरकार नेफ्रिटिस ऐसा क्यों है, लोमका के चारों तरफ एक गस्ट बैरियर क्यों है? और फिर एल्डर बताने लगती है, बहुत समय पहले नेफ्रिटिस और जेड की मदर पहले नहीं थे जो कि रिंग को इनहेरिट करने वाले थे, बल्कि उनकी एक ओल्डर सिस्टर भी थी। और हमारे रिंग ऑफ पॉइंट को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और भी कस्टम 11 प्रिंसेस बनाए गए। लेकिन जो ओल्डर सिस्टर थी उसको तो एक ट्रैवलर से प्यार हो गया था, और वो ट्रैवलर एक इंसान था, जिस वजह से एल्फ के शहर में पूरी तरीके से हलचल मच चुका था। अगर उस ट्रैवलर को रिंग ऑफ पॉइंट मिल गया तो फिर वो इस ट्राइब को तो छोड़कर भाग जाएगा, या फिर उसका कोई और ही एक मकसद है। और इसी तरीके से तरह तरह के र्यूमर्स फैलते गए, जिस वजह से एल्फ के अंदर परेशानी और भी ज्यादा बढ़ती गई, हिंसा और भी ज्यादा बढ़ती गई। और जितना ज्यादा ये बढ़ रहा था उतना ही ज्यादा उस इंसान के लिए प्रिंसेस का प्यार भी बढ़ रहा था। लेकिन अंत में वो ट्रैवलर ने हमारे प्रिंसेस को छोड़ दिया, और हमें ये भी सही ढंग से नहीं पता कि उसने सच में छोड़ दिया या फिर हमारे लोगों ने उसको मार दिया। और ये सब सुनने के बाद तो हिमे और सातो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद एल्डर ये भी बताने लगती है, जब वो ट्रैवलर गायब हुआ था उसके बाद से एल्फ के दिलों में एक शांति सा छा गया था। लेकिन जैसे ही प्रिंसेस ने अपने लवर को खो दिया, वो भी इस नेशन से भाग गई, और जाने से पहले इस नेशन को एक कर्ज भी देकर गई। और उस कर्ज के वजह से जब कोई उस रिंग को इनहेरिट करेगा, उसके बाद इस नेशन के ऊपर एबिस का हमला होगा, जिस वजह से पूरा नेशन तबाह हो जाएगा। और उस कर्ज की वजह से तो एल्फ्स के ट्राइब के अंदर और भी ज्यादा डर छा गया। जितना ज्यादा समय बीतता गया उतना ही ज्यादा डर बढ़ता गया। इस वजह से नेफ्रिटिस और जेड की मदर उस रिंग को इनहेरिट करके किंग के साथ जुड़कर उस रिंग की पावर को अनलिश कर दिया था, और इस गस्ट बैरियर को क्रिएट किया ताकि इस नेशन के अंदर कोई भी ना आ पाए। लेकिन इसके बदले उनको एक कीमत चुकाना पड़ा, और दोनों ही पत्थर में बदल गए। दूसरी तरफ हम नेफ्रिटिस को देख पाते हैं, जो कि बेड पर लेटकर काफी ज्यादा उदास होती है। तभी वो अपने एक पास्ट के बात को याद करती है, जहाँ पर उसकी मदर उसको बोल रही थी, हमारे एल्फ के पास अनगिनत लाइफ स्पैन है और कुछ समय बाद हमारा दिल थम जाएगा। नेफ्रिटिस पूछती है, माँ आपका दिल क्यों थम जाएगा? उसकी मदर बोलती है, ओ मैं तुमको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इस नेशन के बाहर कभी भी नहीं जाओगी। और उसके बाद किंग और क्वीन मिलकर गस्ट बैरियर को क्रिएट करके पत्थर में बदल गए, और जेड और नेफ्रिटिस बस उनको खड़े खड़े देखते रहे। और ये सब कुछ याद करके तो नेफ्रिटिस इमोशनल होकर रोने लगती है। और इसी के